आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको एक फौजी बनाएंगे। ठीक है, तो हमें वो क्वालिटीज जाननी जरूरी है। ठीक है, अगर बाय चांस आप में वो क्वालिटी नहीं है तो आप उस क्वालिटी को शो कर पाओ या उसको डेवलप कर पाओ कुछ दिनों के स्पैन में। ठीक है, छोटी मोटी क्वालिटीज होती हैं, जरूरी नहीं कि जीरो से हमको शुरू करना है। क्वालिटी सब में होती है, अच्छी बुरी सब में होती है, बस हमको वहाँ पे अपनी अच्छी क्वालिटीज प्रदर्शित करनी है। ठीक है, अपने आपको बताना है कि भाई हम इस लायक हैं जिस लायक आप समझ रहे हो हमको। ठीक है, तो क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। भाई आप बताओ। डिसिप्लिन लिखो, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बताओ। वो डिसिप्लिन में आ गया। एनीथिंग एल्स? करेज, फिटनेस, करेज एंड फिटनेस। आप बताओ। क्या? पैशनेट, पैशन, करेज भी लिखना हनुमान, एंड पैशन। आप बताओ। वो हो गया इनका। और कुछ? और कुछ? क्रिएटिव, सोचने का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी शो करना। मैंने क्या बोला? और कुछ मतलब आप क्रिएटिव होगे तो और सोच के बताओगे। ठीक है, तो क्रिएटिव, क्रिएटिव। आप बताओ। पैशन तो लिख, अच्छा पेशेंस, हाँ पेशेंस, सब्र। आप बताओ। इमीडिएट एक्शन, बिल्कुल। डेडिकेशन, डेडिकेशन। आप बताओ। हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिक्स टारगेट मतलब एम अचीवर। ठीक है, हाँ एम अचीवर। अडेप्टिबिलिटी, बिल्कुल। आप बताओ। वो तो हो गया, एम अचीवर में आ गया, मतलब जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हाँ, रीजनेबल, गुड, रीजनेबल। और बताओ, बताओ बताओ। और कोई बताना चाहेगा? करेज में आ गया, ब्रेवरी। ठीक है, और क्वालिटीज क्या होती हैं भाई? एकदम वेल मैनर्ड, बिल्कुल, जेंटलमैन। ठीक है, आपको पता है एकेडमी में जब आप लोग जाओगे ना, एयरमैन की एकेडमी में जाओगे, तो आपको एक लास्ट में है ना, आपको एक क्लास होगी आपकी जिसमें आपको जेंटलमैनशिप सिखाई जाएगी। भाई कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, वो सब। और ये ऑफिसर में भी यही होता है और फौज में भी यही होता है, हर जगह यही होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि भाई आप एक जेंटलमैन हो लाइफ से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ में क्या होता है? लॉयल्टी। ठीक है, आपके देश के प्रति आपकी लॉयल्टी। कल को कहीं फंस गए और भाई उन्होंने बोला चलो भाई राज उगल तो सारे कि हाँ लो लो लिखो फटाफट पे, कॉपी निकालो। ऐसा नहीं होता ना, कॉपी निकाल के नहीं लिखाना होता, हमको लॉयल्टी रखनी पड़ती है। लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे एक फ्रेंड है वो इंडियन नेवी में मरीन इंजीनियर है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान वो बता रहा था कि उनको इतना ज़्यादा मतलब रगड़ा गया, इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया कि भाई अगर वो किसी दूसरे देश में पकड़े जाए ना, क्योंकि सबमरीन तो भाई समुद्र में ही रहती है, कोई भी देश में जा सकती है, पकड़े जाए ना तो अपने देश के, अपनी टेक्नोलॉजी के कोई भी जो है राज ना खोले वहाँ पे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है फौजी को, जानबूझ के किया जाता है। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ गरुड़ कमांडो, एयरफोर्स में ही गरुड़ कमांडो है। ठीक है, और उसने जो कमांडो ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताया ना, मतलब इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। तो आज वो बंदा कहाँ है? पहले एकदम ऐसा था कि भाई थप्पड़ मार दो रोने बैठ जाएगा। ठीक है, आज वो बंदा ऐसा है कि वो उसको कितना भी कुछ भी कर लो वो टच से मस नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी होती है। बट वो ट्रेनिंग से फर्क नहीं पड़ता इतना जितना आपके मेंटलिटी से फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसी आपकी मेंटलिटी होगी, जैसी आपकी सोच होगी ना, वैसे ही आप बनोगे। ठीक है, तो ये सारे सोच के फैक्टर्स हैं कि आपको क्या होना चाहिए। डिसिप्लिन, बंदे को एक डिसिप्लिन हमेशा रखना चाहिए। ठीक है भाई, डिसिप्लिन में क्या आता है? नॉर्मल नाखून काट लिए, बाल कटा लिए, शेविंग कर ली, एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन। आपने फौजी को देखा होगा, हमेशा क्लीन शेव रहते हैं एकदम। ठीक है, एकदम प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, धुली भी पहनते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैली कुचली पहन के आ गए। ठीक है, रोज नहाएंगे, रोज शेविंग भी करेंगे और रोज एकदम परफेक्टली तैयार होकर आएंगे, और जूते पॉलिश ऊपर से। ऐसा नहीं, हम स्कूल में कैसे करते थे, भाई आज पॉलिश नहीं, ठीक है थोड़ा कपड़ा फेर लिया ऐसे भागू, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। हाँ, चौक फेर देते थे। ठीक है, वहाँ पे, मगर फौज में ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम होती है। ठीक है, मेन चीज़ पंक्चुअलिटी, जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई, पंक्चुअलिटी। ठीक है, लाइफ में हमेशा पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है। आपको समय दिया गया है, मान लो आपने खुद ने समय दिया कि भाई मैं 12 बजे आऊँगा, तो 11:50 पे पहुँचे हुए रहना चाहिए वहाँ पे, 10 मिनट पहले। ठीक है, उसके लिए घर से कब निकलोगे? आधा घंटा पहले, कि भाई ऊंच नीच हो जाए ना तो वो संभाल लें। ठीक है, अगर आपका मान लो एग्ज़ाम है
ठीक है, घर के पास ही है मान लो ऑफिस कॉलेज, मगर फिर भी आप एग्ज़ाम से ये नहीं कि भाई 5 मिनट का तो रास्ता है ये पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करता। एक फ़ौजी ऐसा कभी भी नहीं करता है, वो हमेशा टाइम से आधा 1 घंटा पहले चलता है कि भाई भले ही जल्दी पहुंचा रहा हूँ मगर सेफली पहुंचूंगा, ठीक है। और हमेशा टाइम का उसके पास एक रहता है, एक मतलब इतना टाइम रहता है कि वो और भी काम देख ले उसमें, ठीक है। एक होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। एक फौजी जो होता है ना, मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप बैटल फील्ड में हो, आप लड़ रहे हो वहाँ पे, ठीक है, इधर से गोलियाँ आ रही, उधर से गोलियाँ आ रही हैं, आपको दुश्मनों को ट्रेस भी करना है कि भाई दुश्मन कहाँ है, ठीक है, आपको उनको गोलियों से निशाना भी बताना है, आपको अपने फौजी, आपको अपने ऑफिसर को मतलब वो भी बताना है कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, और आपको फायरिंग भी करनी है। भाई मल्टीटास्किंग नहीं होगी तो कैसे करोगे, बिल्कुल, है ना। फिटनेस लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आज हमारे देश में पता है कितने लोग हैं जो ओबेसिटी से परेशान हैं। ओबेसिटी समझते हो, मोटापा, ओवर ईटिंग, ठीक है। लोग जंक फूड खाते हैं इतना सारा, और पूरी उनके जो शरीर है वेस्ट है ना। तो वो योगा, चलो योगा तो चलो बोरिंग है, मैं तो मानता हूँ, मैं खुद योगा नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ अपने घर पे थोड़ा वजन उठाता हूँ, कार्डियो एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए। और फौज में तो चलो ये एक फौज का एक प्रोटोकॉल है, वो तो करना ही पड़ता है, मगर इसको जनरल लाइफ में भी जो उतारता है ना, वो हमेशा सही रहता है। आपने कहावत सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब कि जितना आप हेल्दी बॉडी आपकी रखोगे उतना आपका तेज़ दिमाग काम करेगा, और दिमाग तेज़ है तो दुनिया जीत लोगे। हर्षद मेहता कहाँ गया, किसने देखा है? सभी ने देखा है, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट आता है पैशन। अगर आप पैशनेट नहीं हो ना अपने काम को लेके, ठीक है, पैशनेट नहीं हो तो आप लोग वो कोई काम उसको ढंग से कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि भाई आपको इतना इतना काम, मैं आपको रोज़ एक काम दूंगा, ठीक है, मैं आपको रोज़ जो है कुछ टास्क दूंगा, और हमारा वीकली जो होगा एक एंटरटेनमेंट क्लास भी होगी, ठीक है। एंटरटेनमेंट क्लास में मैं आपको टास्क दूंगा कि भाई आपको इतना इतना सिंगिंग वाला पार्ट करना है, इतना डांसिंग वाला पार्ट करना है, इतना एक्टिंग वाला पार्ट करना है, ठीक है। क्रिएटिव क्लास होगी थोड़ी, और वो होगी, पक्का होगी, और सबको ही करना है, ठीक है। अगर आप एयरफोर्स में जाने के लिए पैशनेट हो ना तो आप हर काम करोगे जो मैं बता रहा हूँ, और अगर पैशनेट नहीं हो तो भाई वो काम को आप टालोगे या उसको ढंग से नहीं करोगे कि हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे। अभी आप लोग के पास काम ही क्या है? घर पे कौन कौन कोई खेती करता है, कोई नरेगा में काम करता है, कोई पत्थर तोड़ता है? कोई नहीं करता ना। घर जाके सीधा खाना पीना ही होता है, थोड़ा बहुत घर के काम होते हैं, फिर अपनी पढ़ाई होती है। सभी के पास यही काम है, कोई ऐसा तो एक्सेप्शन नहीं है, नहीं है ना। हाँ, तो भाई पढ़ाई को अपना टाइम जो दे रहे हो ना ईमानदारी से देना है, ठीक है, पैशनेटली देना है। अगर एयरफोर्स में जाना पैशन है तो पक्का आप लोग करोगे इस चीज़ को फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेज। हिम्मत होनी चाहिए, अपनी बात को रखने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। दबना नहीं चाहिए और दबाना भी नहीं चाहिए, मगर अपनी बात को हिम्मत से ज़रूर रखनी चाहिए। अगर हिम्मत नहीं होगी ना तो आप लोग एक गोली की आवाज़ सुन के मतलब बेहोश हो जाओगे। लोग बेहोश हो जाते हैं, तो कमज़ोर दिल वाले फौजी नहीं बन सकते। तो अपने को थोड़ा सा टफ बनाना ज़रूरी है, रफ एंड टफ, एक ये भी है, रफ एंड टफ। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी और पेशेंस। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपके पास जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं ना तो ये आपकी क्रिएटिविटी होती है कि वो ऑप्शंस को नए नए रास्ते खोलती है। अगर आप क्रिएटिव हो ना तो आपके लिए कभी रास्ते बंद ही नहीं होते, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हो और अच्छे से सोचते हो, क्रिएटिव हो आप लोग, ठीक है। और सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरे जब दोस्त की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी गरुड़ कमांडो में, ठीक है, तो उसको यहाँ ऑफिस में बुला देते थे, यहाँ एयरफोर्स स्टेशन में ऑफिस था, उसको बस बुला के बैठा देते थे और पूरे दिन वो एक ही जगह बोलते थे यहीं बैठा रहना है, ठीक है। वो 8 घंटे 9 घंटे एक जगह से हिलता ही नहीं था, वो बैठा ही रहता था। इवन टॉयलेट जाने के लिए ही सिर्फ वो एक बार उठता था, टिफिन लेके आता था, उसी जगह पे बैठ के वहीं खाता था, और ऐसा उसके साथ 20 दिन चला। पेशेंस देखा उसका कि भाई पेशेंस है कि नहीं उसमें, ठीक है, वो बैठा के रखा। तो ये पेशेंस होता है, आप में सब्र होना ज़रूरी है। सब्र नहीं होगा, जल्दबाजी में हमेशा काम गड़बड़ होता है। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। तो अपन शैतान है, कौन है? इंसान है, इंसान है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेडिकेशन और एम अचीवर। डेडिकेटेड हो तभी आपने एग्जाम क्लियर किया, डेडिकेटेड हो तभी यहाँ पर आए। थोड़ा सा और डेडिकेशन दिखा दोगे तो आप एयरमैन भी बन जाओगे, ठीक है। तो इसी डेडिकेशन को बनाए रखना है और अपने डेडिकेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना है। दैट इज़ द डेडिकेशन पार्ट। नेक्स्ट इज एम अचीवर। अपने एम को जो आपने सोच रखा है मुझे एयरमैन बनना ही बनना है, तो बनना ही बनना है। अब ये स्टूडेंट्स हैं, ये और हनुमान और ये लास्ट टाइम भी आए थे, ठीक है, आप लोग को बता रहा हूँ सबको, ठीक। तो
इन लोग का डेडिकेशन ऐसा है कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं मगर हमें ट्रेनिंग भी करनी है, हमको ये भी करना है वो भी करना है, तो डेडिकेटेड है अपने गोल के प्रति। और डेडिकेटेड होने का ये मतलब नहीं कि बस एग्जाम हुआ तो क्लियर कर लिया और इंटरव्यू हुआ तो क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं। डेडिकेटेड होता है वो कंसिस्टेंट चलता है डेडिकेशन, कि भाई पढ़ते रहे हम। एयरमैन बनने के बाद भी आप पढ़ते ही रहोगे क्योंकि आप अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड हो। आपको जो टास्क दिया जाएगा ना एयरमैन बनने के बाद, जैसे कोई टेक्निकल में है या नॉन टेक्निकल में है, तो आपको उसके रिगार्डिंग स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे एयरप्लेन को स्टडी करोगे वो करोगे। अगर डेडिकेटेड नहीं रहोगे लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। डेडिकेशन इज मस्ट। नेक्स्ट इज रीजनेबल और पंक्चुअलिटी। कंसिस्टेंट तो हो ही गया, कंसिस्टेंट रहना ही है हर चीज़ में। रीजनेबल होना ज़रूरी है, मतलब तर्क जो दो ना उनका एक रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जो है सारी क्वालिटीज़ एक बार डिस्कस कर ली कि भाई फौजी में ही होनी चाहिए। अब आप लोग अपने अंदर झांको, जस्ट अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को देखो कि भाई मुझ में कौन सी कमी है, कौन सी खूबी है, ठीक है। जो कमी है उसको थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करो और जो खूबी है उसको और ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है। हमको बस वहाँ पे दिखाना है। यहाँ 20-25 दिन का जो कोर्स है हमारा, उसमें हमको क्या करना है कि भाई इस चीज़ को बस एनहेंस करना है, कि हमें शो करना आना चाहिए खुद को। वहाँ पे बेचने जा रहे हो ना खुद को, वहाँ एयरमैन बनना है तो खुद को बेचने जा रहे हो वहाँ पे एयरफोर्स वालों को। तो खरीदेंगे कब खरीदेंगे? जब उनको क्वालिटी दिखेगी। जैकेट खरीदा तुमने, क्या देख के खरीदा? क्वालिटी ना। क्वालिटी होती है ना तो पैसा कोई चेक नहीं करता है, फिर क्वालिटी देखता है। अगर आप लोग में क्वालिटी है ना तो वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, वो आपका कुछ नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि बस ये बंदा हमारे लायक है, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई हमारी इसकी क्वालिटीज ऑफ अ सोल्जर। अब हम बात करेंगे भाई व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पर्सनल इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है और हमें इससे क्या देखने को मिलता है, मतलब फौजियों को इससे क्या देखने को मिलता है कि वो आपको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, लिख दो ऊपर, प्रोसेस टू एलिमिनेट द डेफ एंड डम। मतलब गूंगे और बहरों को भीड़ से अलग करना हो तो ग्रुप डिस्कशन करा दो। समझ में आ रहा है? जो गूंगा और बहरा होगा वो किस काम का फौज में? किसी काम का नहीं है ना। कई लोग होते हैं जो अपनी मतलब फिजिकल क्षमता से तो पहुंच जाते हैं मगर मेंटल क्षमता से रह जाते हैं। तो हमको ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है? अपने आप को मेंटली शो करना है। जीडी इज अ प्रोसेस टू एलिमिनेट द डेफ एंड डम। जीडी जो होती है कई तरीके से होती है, ठीक है। या तो आप चलते फिरते कर सकते हो भाई, इनफॉर्मली चाय की थड़ी पे, फॉर्मली कर सकते हो, फॉर्मली जैसे आप लोग करोगे वहाँ पे कि भाई एकदम प्रॉपर ड्रेस में हो, आमने सामने बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। तीसरी जीडी होती है ग्रुप डिस्कशन होता है, वो अपने घर पे होता है भाई, घर के कोई काम वाम होते हैं, माँ बाप से डिस्कशन करते ही हम लोग कि पापा मम्मी ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा होना है ना। तो हमारा जो यहाँ पे रहेगा जीडी इन अ फॉर्मल वे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन जो हम करेंगे फॉर्मल वे में करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन जब भी करते हैं ना तो हम उसमें कुछ एक क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई जब भी हम जीडी करेंगे तो एक टॉपिक के रिगार्डिंग, एक टॉपिक को लेके हम उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें कवर अप करेंगे। समझ में आ रही है मेरी भाषा सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। हाँ, जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना तो हम उसके पास ये देखते हैं कि उसके आसपास हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो आपका नाम क्या है? दिनेश। अब हम दिनेश को मान लो डिस्कस करते हैं कि भाई दिनेश, ये दिनेश नाम का लड़का है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे कि भाई दिनेश का नाम, दिनेश के पापा क्या करते हैं, दिनेश के मम्मी पापा का नाम क्या है, दिनेश क्या करता है, क्या पढ़ता है, दिनेश ने कौन कौन से अचीवमेंट्स लिए आज तक हैं, और दिनेश अभी क्या कर रहे हैं, एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन भी यही होता है। कोई भी एक टॉपिक होता है ना, उसके बारे में हमको गहन चिंतन करना होता है। हिंदी में कहा जाता है गहन चिंतन, मतलब एक तरह से अपनी बातों को रखना मगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में रखना, ठीक है। ये चीज़ होती है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहली क्वालिटी होती है इनिशिएटिव। ग्रुप डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो कौन सबसे पहले बोलना शुरू करता है? वो क्या कहलाता है? इनिशिएटर, ठीक है। मतलब उस बंदे के पास ऐसा एक पॉइंट है जो वो सबसे पहले रखना चाहता है। और सही बता रहा हूँ, अगर जीडी में आप लोग सबसे पहले अपना पॉइंट रखते हो तो एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई रखना ही रखना है, जरूरी नहीं, आप दूसरे तीसरे नंबर पे ही बोल सकते हो, मगर पहले पॉइंट पे रखते हो ठीक है, पहली बार में रखते हो और पहले पॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट रखते हो तो आपका एक इंप्रेशन चला जाता है एज अ लीडर कि भाई हाँ यार, इसने जो बात कही उसी के अराउंड, उसी के आसपास सब बात करेंगे, ठीक है।
तो वो इनिशिएटर होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं कल वापस ही क्लास दूंगा जिसमें मैं लिख के बताऊंगा, थोड़ा नोट्स के साथ में अच्छे से बताऊंगा। अभी आज समझ लो आप, ठीक है। इनिशिएटर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है जो इन्होंने बोली थी, एडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों काम आती है इसमें। अब आप लोग तो चलो अभी अनजान हो, ठीक है, आप लोग कुछ दिनों में दोस्त बन जाओगे, जान पहचान हो जाएगी, नो डाउट, मगर वहाँ पे लोग अनजान ही आएंगे, ठीक है। अब अनजान लोगों से आप लोग अडेप्ट कैसे करोगे, ठीक है। एक अनजान आदमी कोई गाली दे देता है ना, तो अपन को बहुत दिल पे लगती है। अब दोस्तों में तो आपस में एक दूसरे को बोलते रहते हैं, कुछ भी चल जाता है, मगर कोई अनजान आदमी कुछ सड़क पे कुछ बोल के चला जाए ना, तो बहुत गुस्सा आता है। तो वही चीज़ वहाँ पे भी होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि अनजान लोगों का ग्रुप होगा, और कोई आपके तर्क को, आपके लॉजिक को अगर कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करेगा या फिर कोई उसको विरोध करेगा उसका, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है, पक्का गुस्सा आएगा। तो वहाँ पे आपको अडेप्टेबल होना ज़रूरी है। अडेप्टेबल हो गए तो आप उसकी बात को समझोगे, उसकी बात की रेस्पेक्ट करोगे, और ख़ुद की बात की भी जो है तवज्जो रखोगे कि भाई मैंने ऐसा ऐसा कहा था, ऐसा ऐसा है, ठीक है। अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और फ्लेक्सिबल भी। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आपको टॉपिक दिया जाएगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब एक जना बैठ गया, मैं तो वॉर करा के रहूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं फ़ौज में इसीलिए जा रहा हूँ कि मैं आज बंदूकें निकालूंगा और पबजी खेलने निकल जाऊँगा सड़क पे, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं, वॉर होना नहीं होना वो समय की बात है। इस तरीके से हमको तर्क देना होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम एक ही तर्क पे अड़े रहें। जो अड़ा रहता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। अड़ना नहीं है, अकड़ना, कहते हैं ना, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है, बस वही चीज़ है। फ्लेक्सिबल जो रहोगे, जितना रहोगे उतना ज़्यादा काम आओगे। तीसरी चीज़ होती है आपका पोस्चर और जेस्चर, ठीक है, और आपके एक्सप्रेशंस। आप बोल तो रहे हो ओके भाई ठीक है, और गुस्से का एक्सप्रेशन है ओके भाई ऐसे करके, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। एक्सप्रेशन भी आपके वैसे होने चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हो कि भाई ओके माय फ्रेंड, आई एग्री टू योर पॉइंट दैट यू हैव नोटिफाइड मी अबाउट दिस एंड आई वांट टू फर्दर ऐड लाइक दिस, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं किसी को जीडी में, तो प्यार से बोल रहे हैं। ये एक जो होता है डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ बोलें। जीडी में कभी भी आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब गाली गलौज या उंगली दिखाना किसी को कि भाई देख लूँगा तेरे को बाहर, तू कौन होता है बाहर बोलने वाला, ऐसे वैसे वैसे कोई भी नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे पोस्चर और जेस्चर। हमेशा हमको एकदम सीधा पोस्चर के साथ में बैठना होता है। बताओ तो, ये आपको बैठ के बताएंगे किस तरीके से बैठना होता है। हाँ, लेग्स क्लोज्ड, हाथ सामने, इतना क्लोज भी नहीं, थोड़ा सा, हाथ सामने, हाँ, और इस तरीके से हमको बैठना होता है, एकदम कमर सीधी के साथ। बैठो, बिल्कुल, आप बैठो, आप बैठो, ठीक है। इस तरीके से बैठेंगे, इसका मतलब होता है अटेंटिव पोस्चर, ठीक है। अटेंटिव का मतलब आप सामने वाले को सुनने के लिए तैयार हो, अटेंशन में हो आप लोग, ठीक है। खड़े भी होते हैं तो हमेशा ऐसे रहता है ना, एकदम अटेंटिव, अटेंशन में, तो वैसे ही अटेंटिव पोस्चर ही बैठने का होता है। दूसरा, पोस्चर के साथ में आपके जेस्चर, ठीक है। अब आप ऐसे बैठे हो, जेस्चर का मतलब होता है हाथों का मूवमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो मैं क्या ऐसे से कर रहा हूँ, अरे ऐसे से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा ना, नॉर्मल कर रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है। देखो साइकोलॉजी में कहा गया है कि द मोर यू जेस्चर योर हैंड्स, मतलब जितना आप हाथ हिलाओगे उतना ज़्यादा आप जो है ऑथेंटिक या सच बोल रहे हो, ठीक है। ये साइकोलॉजी का एक फैक्ट है। जितना, जैसे अपन किसी से बात कर रहे हैं ना, तो जितना हाथ हिला रहे कि अरे भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब वो सच बोल रहा है और थोड़ा सही बोल रहा है। और जो एकदम हाथ बांध के बैठ जाए ना, हाँ भाई क्या है, तो वो अकड़ में भी है और थोड़ा उसका जो है मूड भी गलत है एज पर साइकोलॉजी, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर, इतना कोई वो नहीं है। तो जब भी आप जेस्चर देते हो ना, वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए जीडी में, ठीक है। जेस्चर इन द सेंस कि आप किसी की तरफ हाथ कर रहे हो, या किसी कोई बोल रहा है कि फ्रेंड आई वांट टू से यू सिट डाउन, तू बैठ, नीचे बैठ, ऐसे करके, इस तरीके से नहीं करना है हमको, ठीक है। हमारा जेस्चर जो है हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है, ठीक है। चलते फिरते किसी को भी आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अपने हाथों पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और पोस्चर जो है हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या बोली थी मैंने, एक्सप्रेशन, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया और आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब सब कोई बोल रहे हैं, मान लो आप सब ग्रुप हैं, आप सब कोई बोल रहे हो और दिनेश को कुछ नहीं आ रहा है, अब एक्सप्रेशन देने लगेगा ऐसे, अरे यार ये वो, इधर सबका मुंह दिखेगा कि क्या बोलूँ, ऐसे लूज़र वाले एक्सप्रेशन कभी नहीं देने,
ठीक है। ऑलवेज एक्सप्रेस योर सेल्फ विद अ स्माइल, हमेशा, ठीक है। एक तो आईब्रोज तनी भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, और इधर उधर नहीं देखना है, सबकी तरफ देखना है, मगर एक आंखों का एक्सप्रेशन होता है ना, कॉन्फिडेंटली देखना या फिर लूजर की तरह देखना, तो कॉन्फिडेंटली देखना है सबकी तरफ। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपने 20 मिनट के जीडी में 15 मिनट तक कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप जब भी एक शब्द भी बोलो ना, वो कॉन्फिडेंटली बोलो, तो आप पक्का सेलेक्टेड हो, ठीक है। ये चीज़ होती है एक्सप्रेशन में। हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को ऐसे जुबान निकाल के चिढ़ाते हैं ना बच्चे, वो नहीं करना, ठीक है। किसी को आंख नहीं मारनी है, ठीक है, कि हाँ भाई देख लेंगे, रहने दे, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं, किसी के साथ में इस तरीके का बदतमीजी नहीं करनी होती, ठीक है। ना किसी को स्माइल जोर से पास करनी है, हाँ 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 जोर से हंसना भी नहीं है, पूरा फॉर्मली रखना है कि भाई आप एक बहुत ही कंस्ट्रेंट माहौल में हो गए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम चाय की थड़ी पे बैठे हैं और भाई ताली दे रहे हैं, अच्छा तूने ही बोला, वाह दे ताली, दे ताली, नहीं करना है ऐसे, बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। कोई ताली देना क्यों, इट्स ओके माय फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से तो ऐसा रखना है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे भी मेरे साथ में भी हो ना, तो थोड़ा लाइट रहो, ऐसे टेंशन में मत रहो। हाँ पहला दिन है कोई बात नहीं, बट टेंशन में मत रहो, एकदम लाइट रहो। बट वहाँ पे भी टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि टेंशन जो होती है ना दिख जाती है, व्यवहार में दिख जाती है, और टेंशन जितना इंसान लेगा उतना ज़्यादा किस्मत उसकी लेगी, ठीक है। तो किस्मत को अगर अपने काबू में रखना है तो भाई टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, जो हो रहा है एक्सेप्ट करो, ठीक है। और चीज़ों को जो है उससे भिड़ने की जगह उनको एक्सेप्ट करोगे तो आसानी से हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। ग्रुप डिस्कशन में अगला पार्ट आता है हमारा पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमें किस तरीके से बात करनी होती है। मतलब मैंने जैसे अभी दिनेश की बात की थी, भाई दिनेश ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो मैंने आपको फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताया अभी कि भाई हमको पोस्चर, जेस्चर और एडेप्टिबिलिटी ये सब मेंटल हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की कि भाई ग्रुप डिस्कशन कैसा होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन में कोई भी जो टॉपिक दिया हुआ है आपको, उसके रिगार्डिंग हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करनी होती है, बेसिक वे में बोले तो, ठीक है। कि भाई कोई टॉपिक ले लो, इंडिया पाकिस्तान सबसे कॉमन टॉपिक है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान ले लिया, तो हम पहले क्या बात करेंगे, भाई पाकिस्तान बना कैसे, हिस्ट्री, पास्ट। प्रेजेंट में क्या है कि भाई वो आतंकवादियों से हमले करवा रहा है। फ्यूचर में क्या है कि भाई एक दिन पाकिस्तान गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब जस्ट जनरल बता रहा हूँ, पाकिस्तान वास्तव में गायब हो जाएगा। वहाँ पे इंटरनल बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, बलूचिस्तान के झगड़े चल रहे हैं, कश्मीर के अलग झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। और इंडिया भी जैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराया था वैसे ही बलूचिस्तान को भी एक दिन आज़ाद करा देगा, जनरल मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही और होगा ही ऐसा। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिस्कशन होगा ना, वही हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। मगर उस इतना जो सुनने में आसान लग रहा है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही तगड़ी चीज़ है, और यहाँ पे आप अगर आपको अपने आप को एज अ लीडर दिखाना चाहते हो तो आपको अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज कब आएगी, पढ़ाई करने से आएगी, या फिर गौतम बुद्धा के जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो भी आएगी, मगर उतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठें और ध्यान लगाएं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपको गेन होगा, और जितना ज़्यादा नॉलेज गेन होगा उतना ज़्यादा आपको कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर, क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, और किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, किस रिगार्डिंग पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनना, कल मैं लिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई भी जीडी का टॉपिक जो दिया जाएगा उसके हमें सोशल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। कोरोना वायरस सबसे कॉमन है, सोशल एस्पेक्ट्स, उसने सोसाइटी पे क्या इफेक्ट डाला। भाई सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, सबको मास्क लगाना पड़ रहा है, अब तो फैशनेबल मास्क आ रहे हैं। वो शादियों में देखो, शादियों में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन के स्पेशल वो शेरवानी से मैचिंग मास्क आ रहे हैं। तो ये एक तरह का नया नॉर्मल हो गया है, ठीक है। मास्क इज़ द न्यू नॉर्मल कहते हैं ना। तो मास्क इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो गए। कोरोना वायरस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। लोग आपस में मतलब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लॉकडाउन की वजह से, लोगों के पास पैसे की कमी हो गई क्योंकि नौकरी नहीं कर पा रहे, ठीक है, सोसाइटी। अब दूसरा था पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो देखो भाई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चले जाओ, सब कह रहे हैं चाइना से निकला, चाइना कह रहे हैं इंडिया से निकला है, चाइना कह रहे हैं अमेरिका से निकला। मतलब चाइना ने क्या किया, अमेरिका और इंडिया, अभी लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, चाइना ने क्या किया, इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया की जो राजस्थान वाले जो गर्म वाला एरिया है, अपना ही जोधपुर वाला एरिया, जैसलमेर वाला एरिया, कि यहाँ से कोरोना वायरस निकला है, ठीक है।
अब हालांकि सबको पता है ये बेतुकी बात है, कोई मतलब नहीं है, मगर चाइना ने ये काम किया है फ्यूचर को रिगार्डिंग में, फ्यूचर को रिलेशन में रखते हुए। आज से 50 साल बाद में अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे ना, तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि यार कहाँ से निकला है कोरोना वायरस, क्योंकि उन्होंने इंडिया का नाम भी डाल दिया, उन्होंने यूएसए का नाम भी डाल दिया, और कुछ लोगों ने तो कोरिया और जापान को भी डाल दिया कि भाई कोरोना वायरस वहाँ से निकला है, ठीक है, कुछ देशों ने, और वो चाइना ही कर रही है, जबकि सबको पता है कोरोना वायरस कहाँ से निकला है। वुहान कौन से प्रांत की राजधानी है चाइना की? हुबई, ठीक है। और कौन सी क्या था कैरियर इसका कोरोना वायरस का, मतलब किसके थ्रू निकला ये कोरोना वायरस? चमगादड़, ऐसा कहा जाता है चमगादड़, मगर कोई भी हो सकता है, बेसिकली चमगादड़ ही मान रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, यूएसए ने अपनी टीम भेजी है चाइना में इस पर रिसर्च करने के लिए कि भाई तुम्हारे यहीं से निकला है, तो ये चीज़ है। तो बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, कोरोना वायरस पे पॉलिटिक्स की बात हो गई हमारी। ये टॉपिक भी है तुम्हारे जीडी का, ध्यान रखना, मैं इस पर बहुत डीपली लूँगा तुमसे जीडी, और अभी बताऊँगा मैं कैसे कंडक्ट करूँगा आपको, अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कोरोना वायरस का। पूरी दुनिया की जीडीपी ठप, ठीक है। भारत की जीडीपी में कितना % का गिरावट आया? 23% का गिरावट आया, ठीक है। सोचो कितनी गिरावट हो गई, जबकि हमने क्या सोचा था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अभी हमारी जीडीपी कितनी है? 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, और हमने सोचा था, मोदी जी ने सपना दिया था कि भाई 2022 तक उनका जब टर्म खत्म हो रहा होगा तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुके होंगे, मगर कोरोना वायरस ने सबकी बैंड बजा दी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये पड़ा, ठीक है। और लास्ट आता है कल्चरल। कल्चर में क्या आ गया? कल्चर मतलब कि हमारे जो होते हैं ना कस्टम्स, आप जैसे आप लोग की पर्टिकुलर कास्ट होगी तो आपके हर कास्ट और हर रिलीजन का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, कस्टम होता है। तो कोरोना वायरस ने भी हमारे कल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, पूरा चेंज ही कर दिया कोरोना वायरस ने। लोग मंदिर मस्जिद पे लड़ते थे, अब किस पे लड़ेंगे जब जा ही नहीं पा रहे हैं मंदिर और मस्जिद, ठीक है। हालांकि दिवाली और ईद पे हुआ था, भीड़ तो फिर भी गई थी, जो कि गलत था, मगर फिर भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। कल्चर के बाद में आता है एनवायरमेंटल इफेक्ट। कितना ज़्यादा, जैसे लॉकडाउन हुआ था कितना ज़्यादा पॉल्यूशन में गिरावट आई थी, है ना, पड़ा था। दूसरा, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट था। नेगेटिव इफेक्ट क्या था कोरोना वायरस पे? ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दिया था, आई थिंक मे बी, कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है? इसलिए नहीं है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, ठीक है। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी इसलिए है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए उसकी इकोनॉमी अच्छी है। समझ में आया? मतलब जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी फ्लो करेगी। अभी यूपी में क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? उन्होंने अनशंट एक्सप्रेसवेज बना दिए, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बना दिए। अब उससे क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है। आपको पता है कौन सा हाईवे पे उतारा था हमने लड़ाकू विमान? यूपी में जो लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है, ठीक है, उस पर जो एयरक्राफ्ट उतारा था हमारे, इतना मतलब सोचो इतना अच्छा हमारा हाईवे बन गया कि हम वहाँ पे एक लड़ाकू विमान उतार रहे हैं। लड़ाकू विमान उतारने के लिए रोड को एकदम साफ सपाट ऐसा होता है, पता है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं जो हमेशा रनवे साफ करती हैं, और वहाँ पे इतना शानदार एक्सप्रेसवे बना था। तो इस तरह का मॉडल हमको पूरी दुनिया में, पूरे देश में अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। नहीं तो रास्ते में देखो आप लोग कितने सारे मतलब खराब सड़कें होती हैं, तो हमारा टाइम उससे वेस्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम जाता है, कॉस्ट जाती है, पेट्रोल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 10 रुपये की चीज़ हमारे तक पहुँचते पहुँचते 20 रुपये की हो जाती है। तो इसीलिए महंगाई भी बढ़ती है। तो ये चीज़ है। एनवायरमेंटल के बाद में आता है लीगल एस्पेक्ट। कोरोना वायरस से क्या लीगैलिटीज़ हुई हैं, मतलब क्या चीज़ें इलीगल हुई हैं? चोरियाँ बढ़ी, लोगों के पास काम नहीं है तो चोरी करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है लोगों के पास। तो ये लीगल एस्पेक्ट में आ गया। पुलिस और क्राइम, मतलब क्राइम बढ़ गया एक्चुअली, ठीक है, कि पुलिस के पास में भी नए नए केसेस आ रहे हैं, भाई इस तरह से चोरी हुई, यहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, मर्डर हुए, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना सबकी, ऑनलाइन फ्रॉड होना शुरू हो रहे हैं। मैं भी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है।
घरेलू हिंसा बढ़ेगी, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगी, क्योंकि घर में लोग होते हैं ना, एक वो कहते हैं ना बर्तन एक जगह रहते हैं तो टनटनाते हैं, बचते ही हैं, तो बस वही वाली बात है। तो इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये इफेक्ट्स होते हैं कोरोना वायरस पे। मतलब सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जीडी के टॉपिक पे हमको इस तरीके से गहन डिस्कशन करना है। और जीतेगा कौन, सेलेक्ट कौन होगा जो इसको थॉरोली प्रेजेंट करेगा। मैंने बस पॉइंटर्स में ही बोला है कि भाई ये हुआ, मगर पॉइंटर्स में आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। याद रखना, ये वर्ड को याद रखना, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब कि मैंने बोला कि 23% जीडीपी घट गई, ये एक फैक्ट हो गया, और उसको मैंने नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू में बताया तो वो फिगर हो गया। स्टेटिस्टिक्स एंड फिगर्स कहते हैं इसको हिंदी, इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मतलब हाँ, तथ्य और आंकड़े। जितना ज़्यादा आप आंकड़ों में बात करोगे ना, उतना ज़्यादा सामने वाला जो है कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी मतलब बात मानने को मजबूर हो जाएगा कि भाई 1937 में ऐसा ऐसा केस आया था, नहीं सॉरी 1820s में भी एक ऐसा केस आया था, वो स्पेनिश फ्लू आया था, क्या आया था, जैसे कोरोना वायरस था, हर 100 साल बाद आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करोगे ना, तो आपकी बात को ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा सच्चा माना जाएगा। और जितना ज़्यादा सच्चा इंसान होगा उतना ज़्यादा वो बड़ा लीडर होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा वो लीडर होगा उतना इजीली उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए अपने आप को ऑथेंटिक रखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आएगा बताओ। अब चलो मैंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट क्लियर किए, ठीक है। लीगल भी हो गया, एनवायरमेंटल भी हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और क्या बच रहा है, और कोरोना वायरस से क्या नुकसान हुआ है वो बता दो, या ऐसा कुछ। सर, लैक ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। तो इससे एक तरह से कहते हैं ना गवर्नमेंटल फ्लॉ में आ गई, मेडिकल साइंस का पता चला है कितना हाँ, तो ये हाँ गवर्नमेंट स्कीम्स, यस गवर्नमेंट स्कीम्स भी निकली बहुत सारी कोरोना वायरस से डील करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लगाया रिसर्च के लिए। अभी किसने डेवलप कर ली है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, और फाइजर ने, ठीक है, ब्रिटेन की वो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन लोगों ने कर लिया। स्पुतनिक जो है रशिया की, उन्होंने कर लिया, ठीक है। ये पैसा रिसर्च का कहाँ से आया हमारे पास, ये पैसा जो कहते हैं ये वैक्सीन बनाने का पैसा कहाँ से आया, सरकार से गया, ठीक है। अब जब आपदा आई तभी तो हमको लगा कि हमको यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, तो गवर्नमेंट ने नई नई चीज़ें निकाली। तो हमने गवर्नमेंट स्कीम्स भी देखी कि भाई गवर्नमेंट ने किस तरीके से टैकल किया। गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन से स्टार्ट किया, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, ऐसे करते गया, फिर धीरे धीरे खोला कि ये खुलेंगे, ये नहीं खुलेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी टॉपिक हो उसके रिगार्डिंग हमेशा गवर्नमेंट स्कीम रहेगी, हमेशा। कोई भी टॉपिक हो जीडी का, चाहे वो पोल्यूशन ले लो, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड लेबर ले लो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट ले लो, नॉर्मल टॉपिक की बात करो, रिजर्वेशन ले लो, ठीक है, इंडियन रेलवेज ले लो, हर जगह गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे जो बंदा बोलेगा, मतलब उसका जनरल अवेयरनेस का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, वो अखबार पढ़ता है, सरकार ने क्या स्कीम निकाली उसको वो पता है, ठीक है। अगली चीज आती है कि भाई आपका खुद का क्या व्यू है। लास्ट में सबसे पहले लास्ट में सबसे पहले आपको यही बोलना है कि आपका खुद का क्या व्यू है, आप क्या समझते हो कि आपका व्यू क्या होना चाहिए। क्योंकि भाई सबकी ओपिनियन आपने रख ली, आपने मैंने मान लो मैं जीडी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपकी सुन ली, आपकी सुन ली, आपकी सुन ली। अब मैं मेरी खुद की क्या ओपिनियन है वो नहीं रखूंगा ना, तो जीडी इनकम्प्लीट है। तो हमेशा जब भी जीडी करो तो अपनी ओपिनियन लास्ट में रखना है, मगर जरूरी रखना है, लास्ट में ही रखनी होती है अपनी ओपिनियन, याद रखना। इट इज़ मतलब कहते हैं ना फ्लो ऑफ जीडी। और ओपिनियन ऐसी होनी चाहिए तगड़ी कि भाई सामने वाले को लगे कि हाँ ये बात तो इसने एकदम सही की। और ओपिनियन में एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इट इज़ अ ट्रिक फॉर जीडी एंड फॉर थ्रोइंग योर गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। कि भाई अपना अगर इंप्रेशन अच्छा करना है तो जीडी में क्या करना है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है। एक लीडर जो होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। कोरोना वायरस की बात करें, मान लो कोरोना वायरस पे ही टॉपिक लिया मैंने, जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है कोरोना वायरस को लेके कि हम लोगों में जागृति फैलाएं कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हाँ सैनिटाइजर करो, हैं कोई आसपास देख रहे हो कि भाई इधर उधर थूक रहा है तो उसको भाई मना करो कि भाई ऐसा नहीं करना है, और ज़्यादा करे तो पुलिस में रिपोर्ट करो, या कुछ भी करो। मगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है समाज को लेके और उस टॉपिक को लेके, उसको ज़रूर जाहिर करना है जीडी में लास्ट में हमेशा, ठीक है, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। और मेरे आज तक जितने जीडी निकले ना, इसी ट्रिक से निकले। मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ हर चीज़ के लिए कि भाई मेरी भी जिम्मेदारी है, और मैं ये चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ये मेरी पर्सनल ट्रिक है कि भाई
कोई भी जीडी हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देना ज़रूरी है हर जीडी में, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे जीडी के बारे में। सबको समझ में आ गया भाई जीडी क्या होता है, कैसे करना होता है। अब हम धीरे धीरे, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज थी, कल मैं आपको एक बार लिखा भी दूंगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज तब आएगी जब हम स्टार्ट करेंगे, और कल से ही हम जीडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल ही मैं आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन का जो एक प्रॉपर वो होता है, मॉड्यूल होता है कि भाई कैसे बोलना है, क्या बोलना है और क्यों बोलना है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। मगर कल सबसे पहले हम डिस्कशन भी करेंगे, मतलब सब कुछ मैं बता दूंगा, लिखा दूंगा, पर्सनल इंट्रोडक्शन भी बता दूंगा, और कल से जीडी भी होगा। और परसों से जो है हम पर्सनल इंट्रोडक्शन भी पहले करेंगे जीडी के पहले, ठीक है। तो कल का टॉपिक लिखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो अभी अभी इंट्रोड्यूस की थी 5वीं के बाद में 5+3+3+4, ठीक है, ये वाली चीज़ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको ये बताना है कि भाई अभी क्या है, ये पॉलिसी क्या कहती है, क्या चीज़ है, इसके अच्छाई और बुराई क्या है, ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, और इसका पास्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसी पे डिस्कशन करना है, पास्ट की जो पॉलिसी थी जिससे आप लोग और हम लोग पढ़े हुए, उसके क्या फायदे और नुकसान थे, ये नहीं है, अभी कंपलसरी कर दिया। तो ये इस तरीके की बातें हमको करनी है, ठीक है। और फैक्ट्स एंड फिगर में करनी कि भाई कब आई थी ये पॉलिसी, कब निकली थी, किसके कहने पे निकली थी, कौन सी कमिटी बैठी थी जिसने ये किया था, ठीक है। उसके बाद में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ पे ये ख़त्म होगी, आगे फ्यूचर में इसके क्या एस्पेक्ट हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से भी रिगार्डिंग है और आपके बच्चों के भी फ्यूचर से रिगार्डिंग है, ठीक है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर हमको डिस्कशन करना है। कल मैं आपको प्रॉपर ढंग से एक बार नोट्स भी लिखा दूंगा, पर्सनल इंट्रोडक्शन का आपको वो पूरा परफॉर्मा बता दूंगा कैसे बोलना है, सबसे बुलवाऊंगा भी पर्सनल इंट्रोडक्शन का, ठीक है, कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो चीज़